हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सॉइल मैकेनिक्स। ये सॉइल मैकेनिक्स का 22वां लेक्चर है। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले एक नया चैप्टर है जिसका नाम है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है ना, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। समझाते हैं आपको परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की पारगम्यता। ठीक है, हिंदी में परमेबिलिटी को पारगम्यता बोलते हैं। ठीक, तो समझते हैं इसको क्या है। एक हमारा सॉइल मास है, ये आपको समझाने के लिए ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है ना, अब सॉइल मास के ये सॉलिड पार्टिकल आपको दिखेंगे ऐसे कुछ तरीके से। सॉइल पार्टिकल बना दिए हम, सॉइल पार्टिकल हैं, सॉइल पार्टिकल है। इस तरीके से हम सॉइल पार्टिकल बना दे रहे हैं। ठीक है ना, अब क्या देखिए, इधर मान लेते हैं कि वाटर जो है, वाटर का लेवल जो यहाँ तक है, वाटर लेवल यहाँ तक है और यहाँ पर वाटर लेवल कहीं यहाँ पर है, इस तरह है। ठीक है, तो अब ठीक है, यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो यहाँ तक है। ठीक है ना, यहाँ पर देख रहे हैं वाटर लेवल कम है और यहाँ पर वाटर हेड ज़्यादा है। यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। अगर सॉइल बीच में नहीं रहता ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, ये वाटर बह करके उधर चला जाता है। ठीक है, अब बीच में हमारा सॉइल पड़ गया। सॉइल बिल्कुल सूखा हुआ है, जो आपको ये बीच में गैप दिख रहे हैं इनको वाइड्स बोलते हैं, ये सॉलिड है, सॉइल के पार्टिकल हैं। अब देखिए क्या है, शुरुआत क्या हो रही है, जब ये पानी है इसके अंदर इंटर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हाई लेवल से लो लेवल में जाने की कोशिश करेगा। तो शुरुआत में क्या होगा, देखिए क्या है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, रेड से, वाटर को रेड से डिनोट कर दे रहे हैं, ये वाटर है। तो क्या होगा, शुरुआत में ड्राई सॉइल है, ये क्या करेगा, इसके अंदर पानी इंटर करेगा तो कहाँ जाता है, इसके वाइड्स के अंदर जाता है। ठीक है ना, तो वाइड्स के अंदर पहले गया पानी, देखिए अभी शुरुआत इतना ही बना रहे हैं, वाइड्स के अंदर जा रहा है, वाइड्स के अंदर इतना जा रहा है। जैसे इन पार्टिकल के संपर्क में आएगा, जैसे इन पार्टिकल के संपर्क में ये वाटर आएगा, ये क्या करेंगे, अपने सतह पर वाटर को चिपका लेंगे। उस वाटर को बोलते हैं एडजॉर्ब वाटर। ठीक है, ये देखिए, ये वाटर मान लेते हैं, देखिए ये आ करके चिपक गया इसके सतह पर। जो नीला नीला आपको दिख रहा है ये एडजॉर्ब वाटर है, इनके भी सतह पर आके चिपक गया, एडजॉर्ब वाटर। इसका मतलब भी बता रहे हैं अभी, ये हो गया एडजॉर्ब वाटर, पढ़ा चुके हैं पीछे। ये आपका एडजॉर्ब वाटर, सभी पार्टिकल पर हम बना दे रहे हैं एडजॉर्ब वाटर आपको समझाने के लिए। आपका ये हो गया एडजॉर्ब वाटर, एडजॉर्ब वाटर। जब जब पढ़ेंगे आपको नया कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। कोई भी बात बोल रहे हैं तो उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ये हो गया आपका एडजॉर्ब वाटर। जैसे जैसे मतलब वाटर जब पहुंचेगा इनके पास तो उनको चिपका लेगा। ठीक है, अब क्या होगा, शुरुआत में वाइड्स के अंदर क्या होगा, पानी लगेगा भरने और कण के पास अगर पहुंचेगा तो पानी क्या करेगा, चिपका लेगा। ठीक है, नीले वाले को हम लोग क्या कर दिए हैं, एडजॉर्ब वाटर नाम दे दिए हैं। अब ये फुल्ली सैचुरेट करा दे रहे हैं। फुल्ली सैचुरेट जब करा देंगे ना तो सॉइल के अंदर आप देखेंगे कहीं भी एयर जो है मौजूद नहीं रहेगा, कहीं पर एयर नहीं मौजूद है, पूरा पानी रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, सॉइल सॉलिड रहेंगे। तो मान लेते हैं फुल्ली सैचुरेट हो गया। अब क्या है, हम पूरा फेस नहीं देख रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, इतना ही देखने की कोशिश कर रहे हैं, इतना ही एरिया देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला, यही हमें देखना है। ठीक है, मान ले रहे हैं इधर नहीं देख रहे हैं जानबूझ करके। क्या हो रहा है, जितना पानी यहाँ से इंटर हुआ, मान लेते हैं क्यू यहाँ पर इंटर हुआ, वाटर क्यों इंटर होगा, अब फुल्ली सैचुरेटेड है, अब कहीं पर भी एयर नहीं है कि जा करके वाटर वहां रुक सके। ठीक, जैसे पानी यहाँ से क्यू इंटर होगा, यहाँ से आउट भी क्यू होगा। ठीक है ना, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पर लग जाएगा। जितना वाटर यहाँ एक बूंद अगर पानी यहाँ इंटर करेगा तो एक बूंद पानी उधर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, जैसे यहाँ से पानी इंटर हो रहा है, इधर मान लेते हैं नहीं इंटर हो रहा है, बस आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। मान लेते हैं इधर इंटर नहीं हो रहा है, इधर इंटर नहीं हो रहा है, बस यहीं से इंटर हो रहा है, बस आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। अब जैसे यहाँ पानी इंटर होगा तो आप देख रहे हैं ये वाइड्स जो हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन आपको समझाने के लिए बस हम कुछ ही पार्टिकल को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए ये वाइड्स था, ये वाइड्स था, ये आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड है। देखिए ये वाइड्स इंटरकनेक्टेड हम करते हुए जा रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। ये वाले वाइड्स कनेक्ट करा दे रहे हैं, ये वाले कनेक्ट करा दे रहे हैं और ये वाले कनेक्ट करा दे रहे हैं और यहाँ तक करा दे रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए बिल्कुल आपको ये पाइप दिख रहा है, जैसे दिख रहा है नहर है,
सॉइल के अंदर ही देख रहे हैं, सॉइल मास के अंदर देख रहे हैं एक नहर बन गया है। और नहर कैसे बना है, सारे वाइड्स जो हैं एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हो गए हैं। जैसे यहाँ पर पानी इंटर करेगा, जैसे पानी यहाँ पर इंटर करेगा, वैसे क्या होगा, यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बह करके आगे बढ़ेगा और डाउन स्ट्रीम में चला जाएगा। यहाँ पर वाटर हेड ज्यादा है तो इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस सॉइल के अंदर से जो यहाँ पर होगा पानी लगातार फ्लो होने लगेगा, इस साइड से उस साइड जाने लगेगा। ठीक है, क्यों हो रहा है, जब ये वाइड्स जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। केवल हम एक ही बनाए हैं, यहाँ से भी जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से भी जाएगा, ऐसे जाएगा, हर तरफ से जाएगा, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पतला सा फाइबर बन गया है जो कि आपको पाइप की तरह दिख रहा है। तो यहाँ से वाटर इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में चला जा रहा है, इस साइड से उस साइड चला जा रहा है सॉइल के अंदर से। सॉइल के इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग परमेबिलिटी। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अगर डिफिनेशन की बात करें तो एक लाइन का डिफिनेशन है कि सॉइल की वह प्रॉपर्टी, सॉइल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण सॉइल अपने अंदर से वाटर को फ्लो होने का परमिशन देता है, सॉइल के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर ये वाइड्स जो है इंटरकनेक्टेड नहीं होते तो पानी नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ से पानी नहीं बहता। अगर आप रॉक की बात कर लें, तब रॉक की बात करेंगे ना, रॉक की, तो उसमें यही वाइड्स नहीं पाए जाते, चट्टानों में वाइड्स नहीं पाए जाते, तो ये पाइप वहां पर बन नहीं पाती। तो यहाँ पर जो परमेबिलिटी होती है रॉक में वो हो जाती है हमारी 0। लेकिन अगर सॉइल की बात करेंगे तो प्रत्येक सॉइल में ये वाइड्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए हर सॉइल की कुछ ना कुछ परमेबिलिटी होती है। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि परमेबिलिटी किसको कहते हैं। ठीक है, एक बात और समझा देते हैं आपको, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमें, तब समझ में वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो नोट करके जो आप देखिए, तो डिफिनेशन था सिंपली, लेकिन जो अब जो पेपर वाला बात है, ऑब्जेक्टिव है, वो अगले टेबल में आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो परमेबिलिटी को हम क्या करेंगे, के से डिनोट करेंगे, के से डिनोट कर देंगे परमेबिलिटी को। ठीक है ना, आगे थोड़ा सा इसकी बात हम करेंगे, अभी बहुत इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन अभी के से समझिए, इसको डिनोट कर रहे हैं। 2 सॉइल है, देखिए 1 kg सॉइल है, 1 kg सॉइल है। एक हमारा क्या है, गिट्टी है, मान लीजिए ग्रेवल है, बड़े बड़े पार्टिकल हैं, 1 kg हैं। 1 kg में क्या हुआ हमारे, मान लेते हैं 4 ग्रेवल आपके चढ़ गए। ठीक है, गिट्टी है, और इसमें बालू की बात कर लेते हैं, सैंड की, सैंड थोड़ा सा बड़े इससे छोटे होते हैं। 1 kg पे ये चढ़ गए 10, ये मान लेते हैं 10 है, तो ये हमारे 4 हैं, तो 4 बनाते हैं, तो ये बड़े बड़े होंगे या नहीं। गेंद ले लीजिए, 4 गेंद है खेलने वाले, ठीक है ना, ये 4 गेंद है कुछ इस तरीके से, ये 4 गेंद हैं इस तरीके से। इनको देखेंगे छोटे छोटे हैं, 10 लोगों को अरेंज करना है, कुछ इस तरीके से ये लोग हैं। इसमें आप देखेंगे ना, इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो पाइप बनेगा, इसमें जो पाइप बनेगा उसका डायामीटर आपको क्या दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा। ठीक है ना, इसमें आपका डायामीटर ज़्यादा दिखेगा, इसमें पानी इंटर करेगा तो तेज़ी से पानी बहेगी। अगर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की बात करेंगे, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की बात करेंगे, इसको कह देते हैं महीन। ठीक है, इसको हम लोग ग्रेवल कह दे रहे हैं, इसको आप क्ले कह दीजिए, सैंड मत कहिए। ठीक है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल में आ गए, ये फाइन ग्रेन्ड हो गया और ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। तो इसमें देखेंगे पानी बहुत तेजी से बहेगा, मतलब बहुत तेजी से इसमें से पानी निकल करके उस साइड चला जाएगा, यानी इसका जो के होगा वो ज्यादा होगा। इसमें देखेंगे पाइप बहुत पतली पतली है, पाइप बहुत पतली पतली हो जाएगी, तो उसमें पानी जो है धीरे धीरे बहेगा। जब धीरे धीरे पानी एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा तो कहेंगे इसकी परमेबिलिटी जो है वो कम होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की जो परमेबिलिटी है वो फाइन ग्रेन्ड सॉइल से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो नोट करके हम लोग यही काम करेंगे। तो डिफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन पेपर वाली बात आपकी ये होगी। ठीक है, नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं, परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल CGS ग्रेटर देन परमेबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल, यानी कहेंगे FGS। ठीक है ना, तो जो बड़ी मृदा होगी उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, जो महीन मृदा होगी उसकी परमेबिलिटी कम होगी। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। SSC JEE का पेपर आने वाला है और UPPSC यही का उधर ये काम आएगा। एक टेबल बना रहे हैं, वो भी आपको याद रखना है, वो भी आपको याद रखना है, प्लस ये भी याद रखना है। ठीक है, इधर लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, और इधर लिख देते हैं हम लोग परमेबिलिटी के।
ठीक है, यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। देखिए वेलोसिटी बता रहा है, जितना ज़्यादा के होगा उतना तेजी से पानी बहेगी, वास्तव में वेलोसिटी दिखा रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी इसके बारे में बात करेंगे। देखिए इधर ग्रेवल लिख रहे हैं, ठीक है, इधर आप सैंड लिख दीजिए, सिल्ट लिख दे रहे हैं, क्ले लिख दे रहे हैं और कोलाइडल। कोलाइडल तो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी कोलाइडल, ठीक है ना। अब देखिए ग्रेवल का जो परमेबिलिटी होता है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होता है। सैंड का देखेंगे तो ये 1 से लेकर के 10 के पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से लेकर के 10 के पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। सिल्ट की अगर देखें तो 10 के पावर -3 से लेकर के 10 के पावर -5 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। परमेबिलिटी क्ले की देखें तो ये 10 के पावर -6 से भी कम होता है अथवा 10 के पावर -7 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। कोलाइडल का अगर देखेंगे तो इसकी परमेबिलिटी जो है वो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर पर सेकंड से भी कम होती है, ठीक है। तो ये टेबल याद करना पड़ेगा। तो देखिए ग्रेवल का साइज बड़ा होता है, ग्रेवल 4.75 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। और ये 4.7 और 75 माइक्रोन के बीच में होते हैं। सिल्ट जो होता है 75 माइक्रोन से लेकर के 2 माइक्रोन तक होता है और क्ले जो होता है वो 2 माइक्रोन से छोटा होता है, ठीक है। और ये तो कोलाइडल जो है इससे भी छोटे हैं। तो जैसे जैसे साइज छोटा होता जा रहा है वैसे परमेबिलिटी भी आपकी कम होती जा रही है, ठीक है। तो इस टेबल को आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखना है तो आपको दिख रहा है जो ये टेबल दिख रहा है ऊपर, ठीक है ना, इस टेबल को अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। तो ये वाला तो पेपर में आपको इसी में से फंसेगा, जो आपको ये टेबल दिख रहा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ग्रेवल के लिए पूछेगा, या सैंड के लिए, या सिल्ट के लिए, अथवा क्ले के लिए, ठीक है। इतनी ही की बात पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि फाइन सैंड में कितना होगा, कोर्स सैंड में कितना होगा, मीडियम सैंड में कितना होगा, ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक है। वो डायरेक्टली सैंड कह देगा अथवा सिल्ट अथवा ग्रेवल कहेगा अथवा क्ले कह देगा, ठीक है ना। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा परमेबिलिटी किसको कहते हैं और किस सॉइल में कितना होगा, यहां से आपको पता चल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डार्सी लॉ, ठीक है। डार्सी लॉ हम लोग पढ़ेंगे, क्यों उसको पढ़ेंगे उसके बारे में बताते हैं। अभी क्या समझाए थे आपको, ये सॉइल मास है, यहाँ पर वाटर टेबल ज्यादा है, वहां पर वाटर टेबल आपका कम है, ठीक है। पानी यहाँ से क्या हो रहा है, बह करके इधर जा रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कह रहे हैं सॉइल के, इसी प्रॉपर्टी को कह दे रहे हैं परमेबिलिटी। अब क्या है, अंदर से यहाँ पर पानी बह रहा है, यहाँ से अंदर पानी बह रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा कुछ ना कुछ। इसी वेलोसिटी का अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा डार्सी लॉ, ठीक है। तो डार्सी लॉ के हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग डार्सी लॉ। और डार्सी लॉ इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई के लिए। डार्सी लॉ किसी भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डार्सी लॉ, ठीक है ना, क्योंकि परमेबिलिटी को ये डिफाइन करते हैं इसीलिए डार्सी लॉ। इसके लिए क्या है, आपको पहले एजम्पशन पढ़ना पड़ेगा, आपको एजम्पशंस पढ़ना पड़ेगा। परिकल्पना पहला, सॉइल आपका क्या होना चाहिए, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक। तो सॉइल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। जो आपकी मृदा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सॉइल होनी चाहिए होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब समझना पड़ेगा कि होमोजीनियस किसको कहते हैं और आइसोट्रॉपिक किसको कहते हैं। मान लीजिए हमारा कोई स्टील बार है, छड़ है, ठीक है ना, ये छड़ है, रिब्स बने हुए हैं, छड़ है, स्टील का बार है। अगर आप क्या करें, यहाँ से काटें, यहाँ से, ठीक है ना, कहीं से भी काटेंगे तो इसकी जो डेंसिटी दिखेगी वो दिखेगी 78-50 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। किसी भी सेक्शन पर, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, कहीं भी देखेंगे तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, समान होगी। अगर कोई मटेरियल है प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पर उसकी डेंसिटी समान है तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं होमोजीनियस मटेरियल, ठीक है। तो जिस सॉइल की बात हो रही है उसकी भी डेंसिटी हर क्रॉस सेक्शन पर आपका देखना है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए अगर स्टील की बात करें, आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है तो 3 डायरेक्शन, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। किसी डायरेक्शन में आप देखेंगे ना, इसका यंग मॉडुलस जो होगा,
यंग मॉडुलस जो होगा वो होगा हमारा 2 × 10⁵ मेगा पास्कल किसी डायरेक्शन में, मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो है सभी डायरेक्शन में समान है, तो इस स्टील को कह देंगे हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है ना। यानी सॉइल की भी बात हो रही है, कह रहा है सॉइल के अंदर जो प्रॉपर्टी हो सभी डायरेक्शन में आपकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो पहला हमारा एजम्पशन है डार्सी लॉ का कि डार्सी लॉ तभी वैलिड होगा जब सॉइल आपका होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक हो, ठीक है ना, तब जाकर के आप डार्सी लॉ का पालन ठीक है ना। जब सॉइल आपका होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक होगा तब आपका डार्सी लॉ वैलिड होगा। दूसरा देखिए, तो हम सॉइल को थोड़ा सा यहाँ पर बना देते हैं ताकि आप दिक्कत में ना रहें। देखिए ये सॉइल है, सॉइल मास एक ले लिए हैं, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं AL है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन नहीं बना रहे हैं लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है ना, इसका क्रॉस सेक्शन A है, एरिया है ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सॉइल है वो कैसा, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है, पहली कहानी। दूसरा, सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, अथवा लिख सकते थे सॉइल शुड बी फुल्ली सैचुरेटेड, यानी कि सॉइल जो है पूर्ण रूप से संतृप्त होना चाहिए, कहीं भी एयर मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर सॉइल के अंदर देखें तो कहीं भी एयर मौजूद नहीं होगा। ये सॉइल का पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, बस आपके दिमाग में सेट हो जाए एजम्पशन, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बाकी जहाँ पर है आप देख रहे हैं जितना ये खाली जगह व्हाइट्स है, व्हाइट्स के अंदर क्या होना चाहिए, पानी भर जाना चाहिए, ठीक है। तो पूरा ये पानी भर दे, देखिए नीले से पानी भर दे रहे हैं, ये फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए ये होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो पानी का फ्लो हो रहा है, इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है वो 1 डायरेक्शनल होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं वहाँ यहाँ पर वाटर टेबल जो हमारा है, यहाँ पर वाटर टेबल हमारा क्या है, H1 है, यहाँ से हाइट मान लेते हैं ये H1 है, यहाँ पर वाटर टेबल थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं H2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वाटर की हाइट ज़्यादा, वहाँ पर कम है, मतलब इसको बोल देंगे अप स्ट्रीम, उसको बोलेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम, ठीक है। पानी इधर से इधर बहेगा और बहाव को हम रेड से थोड़ा सा डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पानी बह रहा है एक डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, जैसे पाइप फ्लो नहीं होता है, पाइप फ्लो तो बिल्कुल अभी जस्ट पीछे समझाए हैं, पाइप ही बन जाता है। अगर कहीं पाइप के इसके अंदर से पानी बहेगा तो नीचे थोड़ा आएगा, सीधा इसी डायरेक्शन में जाएगा, एक डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। तो इसमें जो फ्लो होना चाहिए वो सिंगल डायरेक्शन में होना चाहिए, 1D होना चाहिए। तो तीसरा एजम्पशन होना चाहिए फ्लो इज 1D, ठीक है ना, 1 डायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए, तीसरा एजम्पशन। चौथा एजम्पशन देखिए क्या है, तो फ्लो एक डायरेक्शन में होना चाहिए, चौथा एजम्पशन आपको बता रहे हैं, फिगर ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम मिटाएंगे। चौथा देखिए, चौथा क्या है, ये तो हमारा 1 डायरेक्शनल हो गया। चौथा एजम्पशन, फ्लो मस्ट बी लैमिनार, फ्लो कैसा होना चाहिए, लैमिनार होना चाहिए। जब सॉइल के अंदर लैमिनार फ्लो की बात करते हैं, लैमिनार तभी जब होगा जब रेनॉल्ड नंबर लेस आर इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लैमिनार फ्लो होना चाहिए। तो एक मालिक, अभी तो एक लाइन दिखाए थे, इसी के पैरेलल आपको दूसरा लाइन दिखा दे रहे हैं कि लैमिनार फ्लो आपको लगे, ठीक है ना। तो ये हो रहा है आपका लैमिनार फ्लो। इधर से उधर क्यों दिखा रहे हैं, इधर आपका हेड जो है वो ज्यादा है, इधर हेड कम है, ठीक। अब क्या हो रहा है, जब पानी इधर से उधर बह रहा है, इधर से उधर बह रहा है, तो जो हेड ये है ये कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पानी लगातार कम हो जा रहा है और इधर पानी बढ़ जा रहा है, ठीक है, हाइट नहीं बढ़नी चाहिए। तो पांचवा होना चाहिए हेड मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। तो हेड आपका कांस्टेंट होना चाहिए, फ्लो लैमिनार होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए और साथ ही साथ सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए और ऊपर से क्या है, ये सॉइल जो है होमोजीनियस होना चाहिए। ये तो एजम्पशन हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं डार्सी लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा। जितना एजम्पशन ये वैलिड होगा तब जा करके आपका डार्सी लॉ का स्टेटमेंट आएगा। अब वो बताएंगे वेलोसिटी या फ्लो का, जो यहाँ से पानी बह रहा है इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो उसको समझाने से पहले आपको एक चीज और समझाते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा मिटा रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पानी का हेड इस साइड में देखिए यहाँ पर दिख रहा है,
ऐसे है, ठीक है ना। पानी का हेड आपको दिख रहा है इस डायरेक्शन से, इसी के बराबर यहाँ पर खींचे हैं। इन दोनों के बीच में हेड का कुछ डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए हेड का कुछ डिफरेंस है, मतलब H1 में से हम क्या करें, H2 यहाँ पर घटा दें तो ये मिल जाएगा आपको हेड लॉस। HL से डिनोट करते हैं H1 माइनस H2, इसी के कारण फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये हेड लॉस हो गया। हम लोग क्या करें, देखें इसको और इसको थोड़ा मिलाइए, इसको और इसको हम लोग मिला लिए। मान लेते हैं यहाँ का एंगल आई है, tan थीटा बराबर निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लेकिन आई थीटा की जगह आपका क्या है, आई है, ठीक है। tan आई बराबर लंब बटा आधार कर सकते हैं, ये दूरी आप देखिए यल है, तो ये हो जाएगा हेड लॉस डिवाइडेड बाई यल। आई यहाँ पर बहुत छोटा होगा, थीटा यहाँ पर बहुत छोटा है, तो tan आई की जगह बस आई लिख सकते हैं HL अपान यल, ठीक है। आई को बोला जाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। इस आई को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब हम बात कर लेते हैं डार्सी लॉ के स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, डार्सी लॉ क्या कहता है, इसके अंदर से जो पानी फ्लो हो रहा होगा, जो पानी फ्लो हो रहा होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसको कहते हैं, और जो पानी इसमें से बह रहा है उसकी वेलोसिटी हमारी V है, और यहाँ पर हेड लॉस क्या है, ठीक है ना। तो इस मिटा करके इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डार्सी लॉ का स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा, अब डायरेक्टली हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए तो डार्सी लॉ का स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं। सारे एजम्पशन जब हो जाएंगे तब जो होगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये है स्टेटमेंट ऑफ डार्सी लॉ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा K, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अथवा परमेबिलिटी, इसको लिखेंगे I, ठीक है ना। तो इसको कर सकते हैं हम लोग V बराबर वेलोसिटी ऑफ फ्लो, यहाँ से निकाल सकते हैं। V है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, देखिए इसके कई नाम हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कहते हैं अथवा एवरेज वेलोसिटी। बताएंगे क्यों एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी, अथवा इसी को कह देते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी, ठीक है ना। अब देखिए क्या K का मान हम लोग निकाल सकते हैं। K बराबर यहाँ से हो जाएगा परमेबिलिटी बराबर वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाई I, ठीक है ना। I क्या है, इसके पास यूनिट होगा, नहीं होगा। I बराबर HL अपान L। हाइट देखिए, हाइट H1 और H2 का डिफरेंस है, वो भी मीटर में रहेगा, ये भी मीटर में रहेगा, ये हो जाएगा आपका यूनिट लेस। तो ये यूनिट लेस है, तो जो यूनिट आपका वेलोसिटी का होगा वही यूनिट क्या होगा, K का भी होगा, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट अगर मीटर पर सेकेंड है तो ये भी दिखाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, अगर ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो K का भी यूनिट दिखाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से यूनिट आपको पता चल गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारी परमेबिलिटी। अगर हमारा क्या हो जाए H बराबर, देखिए HL बराबर हम लोग क्या हो 1 ले लें और L बराबर भी 1 ले लें, तो I बराबर आपका 1 हो जाएगा, तो K बराबर V के बराबर हो जाएगा, अपने आप से यूनिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बताए हैं आपको कि V को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। सॉइल के अंदर इस वेलोसिटी से पानी बह रहा है, अथवा इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, अथवा कहते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी क्यों, क्योंकि इसी का यूज करके हम लोग डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। सॉइल के अंदर से जो पानी बह रहा है पर सेकेंड कितनी मात्रा में बह रहा है उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो निकाल सकते हैं डिस्चार्ज बराबर होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है ना। इस वेलोसिटी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज निकाल रहे हैं। Q बराबर एरिया भी हम बता दिए थे कि ये लिए हुए हैं, और ये हो गया आपका वेलोसिटी,
ठीक है ना। यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, डिस्चार्ज। ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड की 1 सेकेंड में कितना मीटर क्यूब पानी उसके अंदर से बह करके एक जगह से दूसरे जगह चला जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस V को हम लोग एवरेज वेलोसिटी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा, देखिए डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल। ठीक है, तो आपको फिगर बना रहे हैं, थोड़ा 3D में बनाएं तब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये वाला एरिया हम लोग ले रहे हैं, ये वाला एरिया हम लोग पूरा ले रहे हैं, यही हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये डिस्चार्ज तो आपका देखिए पानी उधर निकलेगा, लीटर में कुछ निकलेगा अथवा मीटर क्यूब में निकला, बस आपको क्या करना है, एरिया से डिवाइड कर देंगे तो तुरंत आ जाएगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्चार्ज यहाँ से निकल गया क्यू, जितना यहाँ से इंटर करेगा क्यू उतना वहाँ पर निकल जाएगा क्यू, ये तो हमें निकलना है। आप क्या कर रहे हैं, आप पूरा एरिया यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए ये सॉइल के पार्टिकल हैं, ये सॉइल के पार्टिकल हैं, ये सॉइल के पार्टिकल हैं, और पानी वास्तव में क्या हो रहा है, इधर से बह रहा है, जो वाइड्स है ना इधर से ही बह रहा है पानी, केवल वाइड्स से बह रहा है। ठीक है, आपको लेना कितना चाहिए था, केवल एरिया ऑफ वाइड से लेना था। आपको क्या लेना था, पानी वास्तव में इसके वाइड से बह रहे हैं तो होना चाहिए था यहाँ एरिया ऑफ वाइड से, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना कि ये जो सॉइल पार्टिकल है इसमें से भी पानी बह रहा है, आप टोटल एरिया को कंसीडर कर ले रहे हैं, इसीलिए इसको कह देते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या है, अगर ये एवरेज वेलोसिटी है तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा, एक्चुअल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, अगर हम क्या करें, डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वाइड्स कर दें तो आ जाएगा आपका एक्चुअल वेलोसिटी, अथवा इसी को बोलते हैं हम लोग सीपेज वेलोसिटी। ठीक है ना, तो यहां से आपको पता चल गया एवरेज वेलोसिटी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी अथवा सीवेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा करके अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा एक्चुअल वेलोसिटी की। ठीक है ना, तो एक्चुअल वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज को आपको बस सिंपली एक ही काम करना है, एरिया ऑफ वाइड से डिवाइड कर देना है, क्योंकि पानी उसी एरिया से बह रहा है। तो नोट करके हम लोग लिख लेंगे रिलेशन बिटवीन, आपको यहीं से समझा देंगे, रिलेशन बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी को ही बोलते हैं हम लोग क्या, एक्चुअल वेलोसिटी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा थकान लग रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया पढ़े हैं, यानी से आप देखेंगे जितना डिस्चार्ज आपका निकला, आप पूरे एरिया पर कंसीडर कर लिए थे। अब क्या है, अगर एक्चुअल वेलोसिटी की बात करें अथवा सीपेज वेलोसिटी की बात करें, उतना ही पानी निकला है, वही डिस्चार्ज होगा, कंटिन्यूटी पूरा फॉलो होगा, वही डिस्चार्ज उधर निकला है, लेकिन वास्तव में किस एरिया से, एरिया ऑफ वाइड से निकला है। ए भी मतलब एरिया ऑफ वाइड्स कर सकते हैं। ठीक है, दोनों केस में जो डिस्चार्ज होगा वो सेम होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इधर गुणा कर दे रहे हैं, क्यू यहाँ पर बराबर कर दे रहे हैं, क्यू ए इंटू वी। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी क्यू निकाल सकते हैं, क्यू बराबर देखिए इसमें गुणा कर सकते हैं सीपेज वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ वाइड। से दोनों केस में आप देख रहे हैं क्यू बराबर, यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन लग सकता है, यानी क्यू बराबर A1 B1 बराबर A2 B2 कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वही डायरेक्ट हम लोग कर दे रहे हैं, इस क्यू को बराबर कर दे रहे हैं, मतलब इसके बराबर ये हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहीं पर लिख दे रहे हैं VS AB। ठीक है ना, अब क्या करना है, VS को इधर रखिए, AB को इसके नीचे भेज दीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो सीपेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, देखिए इसको इसके नीचे भेज रहे हैं, देखिए इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं, इसको नीचे भेज रहे हैं, टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वाइड्स इनटू ये एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे ऊपर एल का गुणा कर दे रहे हैं, जो सॉइल मास था ना उसी की लंबाई से गुणा कर दे रहे हैं, नीचे ऊपर क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। इसमें भी एरिया इंटू एल हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, और एरिया ऑफ वाइड्स इंटू लेंथ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए V को हम लिखते हैं VS बराबर हो जाएगा, देखिए V को लिख दे रहे हैं V इंटू ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी अथवा क्या हमारा है, फ्लो वेलोसिटी। उसके बाद क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ बोलते हैं वॉल्यूम, तो इसको कर देते हैं वॉल्यूम। इसको देखिए एवरेज कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर एक ही जैसा लगेगा, वॉल्यूम ऑफ
सॉइल मास टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ठीक है ना। यहाँ से आपको पता चल गया, हम लोग जानते हैं पोरोसिटी बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर 1/n लिखें तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे V/VV हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं टोटल वॉल्यूम ऊपर है, वाइट्स नीचे है, तो ये 1/n लिख सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, जो निकल करके आएगा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, तो हो जाएगा हमारा सीपेज वेलोसिटी बराबर एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई पोरोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक रिलेशन निकल करके आया, सीपेज वेलोसिटी बराबर एवरेज वेलोसिटी अथवा फ्लो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई पोरोसिटी। और हम लोग जानते हैं जो n का मान होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। 0 और 1 के बीच में होता है, यानी अगर ये वैल्यू 1 से कम है, ठीक है, अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो आप देखेंगे इसका मान बहुत ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से पता चल जा रहा है कि Vs इज ऑलवेज ग्रेटर देन V, ठीक है ना। और इससे पता चल रहा है, अथवा देखिए Vs बराबर Q/, एरिया कर रहे थे वाइट्स का, और यहाँ पर अगर एवरेज वाला देखेंगे तो V बराबर Q/A कर रहे थे। ये वाला एरिया ज़्यादा था तो अपने आप से कम हो जाएगा, ये एरिया बहुत कम होता है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से भी दिख रहा, तो ये जो होता है सीपेज वेलोसिटी हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक। तो ये काम कर लिए, तो ये आपको याद रखना है। देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा दूसरे तरीके से हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसी को Vs बराबर V की जगह लिख सकते हैं K और I, V बराबर KI लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई n। अगर हम बात कर लें इन दोनों की K/n, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन, ठीक है। तो देखिए Vs बराबर हो जाएगा, जब आप सीपेज वाले में जाएंगे तब आप परकुलेशन की बात करेंगे, तो इसको बोलते हैं Kp। उसके बाद ये हो गया हमारा I। Kp को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन यूनिट आपको क्या दिखेगी, उसी जैसी दिखेगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो Kp बराबर दिख रहा है ना K/n, यानी कि Kp बराबर हो गया आपका K/n। जो Kp होगा हमेशा परमेबिलिटी कोफिशिएंट से ज़्यादा होगा। कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल इसी जैसा बन गया है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन हमेशा होगा परमेबिलिटी कोफिशिएंट से, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी से हमेशा ये ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डार्सी लॉ आपको याद रखना है, प्लस इनका एजम्पशन याद रखना है। एजम्पशन मतलब होता है वैलिडिटी, कब वैलिड होगा, और V बराबर KI, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के। तो ये बात आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है ना। तब आगे हम लोग बात करते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टू दी परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो परमेबिलिटी के, सॉइल के परमेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है ना, कम कर सकते हैं अथवा बढ़ा सकते हैं, उन्हीं की हम लोग बात कर लेते हैं। ये पेपर में आपके आएगा, जो आज हम लोग पढ़े हैं 100% SSC JEE और UPPSC में आपको देखने को मिलेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब को प्रभावित करने वाले, फैक्टर अफेक्टिंग टू दी परमेबिलिटी, ठीक है, के को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला देखिए कि इक्वेशन हम लिखेंगे, उसी से सारे काम कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ फ्लो इन सॉइल मास, ठीक है ना। इस इक्वेशन को देख करके हम लोग बहुत सारी चीजें याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए के बराबर C गामा W/μ, सबका मतलब बताएंगे, E³ 1 + E × D का स्क्वायर, ठीक है ना। आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे तो सारे जो पेपर में आने वाली चीज़ें हैं वो सारे के सारे फैक्टर अफेक्टिंग आप बता लेंगे, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो देखिए C जो है ये सेफ फैक्टर कांस्टेंट है। C जो यहाँ पर है एक कांस्टेंट है, CS/36 होता है, और CS को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर सेफ फैक्टर, ठीक है। सेफ फैक्टर मतलब सॉइल का साइज देखेगा किस तरीके से है, उससे वहाँ से सेफ फैक्टर निकलता है, यहाँ पर रखते हैं, फिर आता है हमारा C का मान। तो C यहाँ पर एक कांस्टेंट है। म्यू आप देखिए, म्यू जो है डायनेमिक विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी है। उसके बाद देखेंगे ई जो है वाइड रेशियो है,
वाइड रेशियो है और डी है यहाँ पर साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल छोटा है कि बड़ा है, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए बस। K बराबर C गामा डब्लू, इधर वाटर की प्रॉपर्टी दिख रही है, गामा डब्लू अपान म्यू, ई क्यू वाइड रेशियो है अपान 1 प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए इसी इक्वेशन का यूज करके हम फैक्टर अफेक्टिंग की बात कर लेंगे। जैसे देखिए कि ये लोग अगर कांस्टेंट मान लें, अगर इन सब को हम लोग क्या करें कांस्टेंट मान लें, अगर ये कांस्टेंट मान लें तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ठीक है। साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज के, यानी कि अगर साइज आपका बड़ा होगा, अगर ये D का मान बड़ा होगा तो उसकी परमेबिलिटी आपकी ज्यादा होगी। ये छोटा होगा, अगर साइज आप छोटा करते हुए जाएंगे तो परमेबिलिटी सॉइल की क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट दिख जाएगा। देखिए डी स्क्वायर में दिख रहा था, हम लोग क्या करते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। बस ये इक्वेशन आपको याद रखना है, इसको कोने में अभी कहीं हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो अगर ये आप याद करके रखे हैं तो काम हो जाएगा। तो पहला देखते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग टू दी परमेबिलिटी। पहला है साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। तो अभी जो पीछे इक्वेशन था उसी से दिखा था कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर के, ठीक है ना। यानी कि अगर पार्टिकल का साइज दुगुना बढ़ा रहे हैं तो परमेबिलिटी आपकी 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये 4 गुना आपका बढ़ सकता है, ठीक है ना, बढ़ जाएगा, बढ़ नहीं सकता है, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस रिलेशन से दिख रहा है अगर ये D जो है दुगुना बढ़ेगा तो K का मान जो है 4 गुना बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर D का मान घटेगा तो परमेबिलिटी भी आपकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव सवाल का सलूशन बना रहे हैं, ठीक है। पेपर में हमने कैसे अप्रोच करना है। अगर पार्टिकल दिया, देखिए 2 सॉइल दिया हुआ है, 2 सॉइल दिया है, एक सॉइल 1 है, एक सॉइल 2 है। इसका K1 दिया रहेगा, इसका मतलब साइज ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा, इसका K2 पूछेगा और इसका साइज आपका दिया होगा, ठीक है ना। ये साइज आपका दिया होगा, ये यहाँ से पूछ लेगा। तो देखिए फार्मूला हम बना रहे हैं, हम लोग क्या करें, देखिए इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा रहे हैं, K बराबर लिख रहे हैं C D का स्क्वायर, ठीक है। C मतलब कोई कांस्टेंट है, D को इधर भेज दीजिए थोड़ा, K अपान D का स्क्वायर बराबर C, ठीक है ना। अब ये हो गया कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं ना K1 अपान D1 का स्क्वायर बराबर K2 अपान D2 का स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कांस्टेंट बना हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 सॉइल के लिए अभी देखिए यहाँ पर हम फार्मूला बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम बना सकते हैं कैसे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब 2 सवाल की बात हो रही है, एक का पूरा दिया रहेगा, ठीक है, दूसरे वाले का कोई एक पॉइंट दिया रहेगा, चौथा पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं K1 D1 का स्क्वायर बराबर K2 अपान D2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको K2 के नीचे कर दीजिए, K1 अपान K2 बराबर हो जाएगा, देखिए D1 ऊपर हो जाए D1 अपान D2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ से तो पता चल गया डायमीटर बढ़ेगा, पार्टिकल साइज बढ़ेगी तो K का मान बढ़ जाएगा। बिल्कुल लेक्चर शुरू हो रहा था तभी हम लोग इसकी बात भी कर लिए थे, फिजिकली समझने की कोशिश भी कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चल गया, उसके बाद यहाँ से न्यूमेरिकल आपको ऐसे लगाना है, ठीक। तो ये काम हमारा हो गया। चलिए आगे देखिए जरा, अब क्या है सॉइल के अंदर जो है डायरेक्ट डायमीटर ना दे करके, डायमीटर ना दे करके क्या क्या इफेक्टिव साइज दे दे, ठीक है ना। इफेक्टिव साइज के टर्म में भी पूछ लेता है तो यहाँ पर यूज हो जाएगा आपका एलन हेजन इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो पार्टिकल साइज दिया है, अगर आपका इफेक्टिव साइज दिया हो, नोट करके याद रखना है, इफ इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल इज गिवन, अगर ऐसा कुछ दिया हो, मतलब कि इफेक्टिव साइज का मतलब क्या होता है हमारा, ये D10 दिया हो, ठीक है। तो एक इक्वेशन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एलन हेजन इक्वेशन, एलन हेजन इक्वेशन। के बराबर इन्होंने एक फार्मूला दिया, एम्पिरिकल फार्मूला, ये होता है CD10 का स्क्वायर, ठीक है। अभी जस्ट जो पीछे फार्मूला बनाए थे बिल्कुल ऐसे ही है। C का मान आपको क्या करना है, कांस्टेंट है, इसका मान 100 से लेकर के 150 होता है, ठीक है ना। लेकिन जब आपके पेपर में आएगा तो इसका वैल्यू आपको कितना रखना है, 100 रखना है, ठीक है। पेपर में जब आएगा तो K बराबर 100 D10 का स्क्वायर रखना है, ठीक है। अभी भी इसको इधर भेजना हम,
तो k अपान डी 10 का स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, मतलब 100 तो कांस्टेंट है, तो फिर ऐसे पीछे जैसे फार्मूला था वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। यानी दो सॉइल की बात कर लें तो हम लोग कर लेंगे k1 अपान k2 बराबर d10 अपान d10, ये पहले सॉइल के लिए, ये दूसरे सॉइल के लिए, दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। इफेक्टिव साइज बढ़ेगा तो परमेबिलिटी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया पार्टिकल साइज के बारे में। एक और बात कर लेते हैं हम लोग, किसके बारे में, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ये भी हो सकता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग हम लोग देख रहे हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया सॉइल पार्टिकल का बढ़ रहा है तो परमेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा स्पेसिफिक सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसको यस से डिनोट करते हैं। यस बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया मतलब जो गेंद है आपके पास, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, उसी का सरफेस एरिया बिल्कुल गोला है, आप इसको सर्किल में ही समझेंगे, ठीक है ना। वो सरफेस एरिया देखना, उसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये सॉलिड है, गेंद की बात कर रहे हैं, इसका रेडियस हमारा क्या है, आर है, और डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r के बराबर। ऐसा कर सकते हैं। तो एरिया इसका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, गोला है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। पाई आर क्यूब की जगह लिख सकते हैं पाई आर इंटू आर स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं बहुत सारा, 4 पाई खत्म, 2r से 2r खत्म, ठीक है। एक नीचे r बचा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो स्पेसिफिक एरिया बराबर आ जाएगा 3/r, ठीक है ना। r की जगह लिख सकते हैं हम लोग d/2, r बराबर, देखिए r बराबर हम लिख सकते हैं d/2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं d/2, तो ये हो जाएगा 6/d। स्पेसिफिक सरफेस एरिया बराबर हो गया हमारा 6/d। d को यहाँ भेज दीजिए, s को उधर भेज दें, d बराबर हो जाएगा 6/s, 6/s, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े हैं, देखिए अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े हैं k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, ठीक है। तो d की जगह लिखें 6/s, तो d की जगह लिखेंगे 6/s, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर अपान s का स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, ये तो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसको देखिए, अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिर k का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब होता है ऊपरी सतह है। अगर पार्टिकल का साइज अगर छोटा हो रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मिटा करके देखिए, एक हम गेंद की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना, गेंद की बात है, लेकिन वो कौन सा, लेदर वाला गेंद है, उसके ऊपरी सतह को देखेंगे तो उसका कुछ सरफेस एरिया दिखेगा, कपड़ा लपेट दीजिए चारों तरफ से, काट दीजिए तो कुछ कपड़ा मिलेगा, वही आपका सरफेस एरिया है। अब क्या इसको काट दें, थोड़ा सा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, छोटा कर देंगे, छोटा कर देंगे, काट के अलग कर दीजिए, अलग कर दिए, ये भी सतह खुल गया, ये सतह तो था ही, ये वाला भी देखिए इधर भी सतह खुल गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। जैसे इसका छोटा किया सरफेस एरिया बढ़ गया। अब क्या इसके ऊपर अगर आप पानी डालेंगे ना, तो पहले पानी से इतना ही गीला हो रहा था, अब क्या हो रहा है, ये भी पानी से गीला होगा। तो जैसे ही कोई सॉइल, जैसे ठीक है ना, तो जैसे ही वाटर यहाँ पर आएगा तो वाटर जो है पहले यहीं चिपक रहा था, पहले यही चिपक रहा था, एडजॉर्ब वाटर के रूप में यही चिपक रहा था, यहाँ चिपक रहा था जब ये पूरा खड़ा था, लेकिन जैसे छोटा कर दिए यहाँ भी वाटर चिपकने लगा। जब वाटर चिपकने लगेगा तो जो पानी यहाँ से बहने की कोशिश करेगी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगने लगेगा, वाटर जो है आगे नहीं जाने देगा, ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा करने लगता है। जब फ्रिक्शन ज़्यादा करने लगेगा तो उसमें बहाव की जो वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी, k बराबर b/i, ये तो कांस्टेंट है, ये इसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब धीरे बढ़ेगा तो k का मान अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब पार्टिकल छोटे होते जाते हैं, ठीक है ना। तो s का मान बढ़ेगा तो k का मान आपका घट जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखिए s को इधर गुणा कर दें, ks² बराबर कांस्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि 36 कांस्टेंट ही होगा। ये हो जाएगा हमारा दो सवाल के लिए k1s1 का स्क्वायर बराबर k2s2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। k2 के नीचे भेज दें, s1 को इधर, तो k1/k2 बराबर s2 तो वहीं रह जाएगा अपन s1 का
होल स्क्वायर। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो फिर परमेबिलिटी इसकी घट जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया किस तरीके से परमेबिलिटी को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसमें दिख रहा है वाइड रेशियो। अभी तो हम लोग साइज की बात कर लिए थे, अब आते हैं वाइड रेशियो पर। मिटाते हैं इसको। चलिए तीसरा होगा हमारा वाइड रेशियो। वाइड रेशियो यू ई, ठीक है, वाइड रेशियो ई। ठीक है ना, वाइड रेशियो पर देखते हैं तो अभी जस्ट हम फार्मूले में देखे हैं के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ए क्यूब अपान 1 प्लस ए। ठीक है ना, समझाने के लिए बता रहे हैं क्या हो, अगर 1 बराबर 0 समझ लें तो ई क्यूब अपान ई दिखेगा। ठीक है ना, ए की ई कट जाएगा तो ई स्क्वायर दिखेगा, मतलब ई का मान बढ़ेगा तो के का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है अगर ई का मान बढ़ेगा तो के का मान भी आपका बढ़ेगा। वाइड रेशियो बढ़ने के साथ के का मान बढ़ता है यहाँ से। ठीक है, अब दो सवाल हैं उनके लिए न्यूमेरिकल आ गया, सवाल 1 सवाल 2। इसका K1 पता है, इसका E1 पता है, इसका K2 आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में और U2 आपको दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, देखिए K1 बराबर लिख सकते हैं K1 बराबर E1 क्यूब E1, K2 बराबर लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको प्रोपोर्शनल साइन हटा करके C लिख दे रहे हैं कांस्टेंट, और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख देंगे। अब दूसरा वाला है तो E2 का क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस E2, ऐसे कर लेंगे, डिवाइड कर दीजिए तुरंत हो जाएगा, ये C से C कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा K1 अपान K2 बराबर ये हो जाएगा E1 का क्यूब अपान 1 प्लस E1 गुड़े ये क्या करेगा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E क्यूब। ठीक है ना, तो इस तरीके से दो सवाल के लिए अगर देगा तो आप क्या करेंगे, इसको निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से। बाकी अगर बहुत सिंपल आएगा तो ये वाला वाइड रेशियो बढ़ेगा तो के का मान घटेगा अथवा बढ़ेगा, हमें समझ में आ गया, बढ़ेगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं जल्दी से। चौथा हमारा है डायनेमिक विस्कोसिटी यानी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो चौथे की बात कर लेते हैं, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होना चाहिए, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, म्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप अगर इक्वेशन में जाएंगे आपके पास लिख करके रखा होगा तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान म्यू, मतलब गामा W अपान म्यू लिखा था एक जगह, तो म्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं अगर ये गाढ़ा होगा, अगर म्यू का मान बढ़ेगा, अगर डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ेगी तो K का मान घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सॉइल है, एक बार पानी रखिए, पानी यहाँ से तेजी से निकलेगा, एक बार शहद रख दीजिए, शहद उतनी तेजी से यहाँ बहेगा नहीं बहेगा, उसकी विस्कोसिटी जो है बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो अगर आपकी विस्कोसिटी बढ़ेगी तो के का मान क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से घट जाएगा। अब देखिए क्या आपसे पूछा क्या जाएगा, कहेगा वाटर का टेम्परेचर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो के का मान घटेगा अथवा बढ़ेगा, ऐसे पूछेगा पेपर में। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो म्यू का मान घटता है। ठीक है, अगर म्यू का मान घटेगा तो के का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो म्यू का मान घटेगा, अगर म्यू का मान घटता है तो के का मान बढ़ जाएगा। इधर दिख रहा है आपको, ठीक है ना, तो आपके पेपर में टेम्परेचर वाली चीज ही पूछी जाएगी। तो समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको अब न्यूमेरिकल की तरह बना देते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे आएगा। सिंपली दो सवाल दिए रहेंगे, सवाल 1 सवाल 2, इसकी परमेबिलिटी दे देगा 1 का अथवा दूसरे का दे देगा, इन्हीं पूछ लेगा तो K1 एक दे देगा, इनका जो है म्यू दे देगा, वाटर का दे देगा, पहले कंडीशन में दे देगा कि पहले वाला फ्लूइड जो है वो 1 है, उसका डायनेमिक विस्कोसिटी इतनी है, इसका K2 बताइए इस सॉइल का, अथवा कह देगा उसी सॉइल का K2 बताइए, उसी सॉइल का K2 बता दीजिए जब फ्लूइड हमारा बदल गया। ठीक है ना, क्या होगा, μ2 दे देगा। अभी यहाँ पर पानी बह रहा था अथवा पानी बह रहा था किसी और टेम्परेचर पर, अब पानी बह रहा है 27 डिग्री पर अथवा कोई और, ये आपको दे देगा। टेम्परेचर क्या करेगा, वेरी कर देगा, तब कहेगा K2 का मान बताइए। ठीक है, तो इसको इधर भेज देते हैं, इसको कांस्टेंट कर दें, K म्यू बराबर कांस्टेंट, ऐसे कर सकते हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं K1 μ1 बराबर K2 μ2।
ठीक है। आपको पेपर में क्या देगा, 27 डिग्री पर दे देगा, ये 27 डिग्री पर, के 27 डिग्री पर दे देगा और म्यू जो है 27 डिग्री पर दे देगा, बराबर हो जाएगा। ये पूछ लेगा किसी अन्य टेम्परेचर पर, किसी अन्य टेम्परेचर पर पूछ लेगा, और ये दिया होगा म्यू किसी अन्य टेम्परेचर पर, इस तरीके से, ठीक है ना। ये भी आपका दिया होगा, म्यू वाटर का दिया होगा किसी अन्य टेम्परेचर पर, कह देगा 4 डिग्री पर, बताइए 4 डिग्री बताइए, जबकि 27 डिग्री पर म्यू का मान इतना है और उस समय के का मान कुछ था, ये बता देगा, बस यही गायब रहेगा। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से बाकी याद रखेंगे, म्यू का मान बढ़ेगा तो के का मान घट जाएगा, अगर इसका मान घटेगा तो के का मान बढ़ेगा, ठीक है। यानी वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो म्यू का मान घटेगा, जब ये घटेगा तो के का मान बढ़ जाएगा। तो आपको टेम्परेचर से पूछेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो के का मान घटेगा या बढ़ेगा, तो आप कहेंगे क्या, बढ़ेगा, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई इसकी। अब बात कर लेते हैं हम लोग एडजॉर्ब वाटर की। अगला हमारा फैक्टर इफेक्टिंग एडजॉर्ब वाटर, जल्दी जल्दी कर देते हैं। एडजॉर्ब वाटर, ठीक है ना। एडजॉर्ब वाटर मतलब का क्या है, देखिए ये हमारा सॉइल पार्टिकल है, समझाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, सॉइल पार्टिकल है, ठीक है ना। ये हमारा सॉइल पार्टिकल है, पानी बहाना है इसी के अंदर से, परमिबिलिटी हमें दिखाना है। तो जैसे जैसे पानी इंटर करेगा, पानी इंटर करेगा, तुरंत पहले वाटर क्या करेगा, इसके चारों तरफ आकर के चिपक जाएगा, जिसको बोलते हैं एडजॉर्ब वाटर। एडजॉर्ब वाटर, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे एडजॉर्ब वाटर। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, नहीं बहते हैं, ठीक है ना, ये अपने आप से नहीं बहेंगे, इनको विंड राइट करके उड़ाया जाता है। अब क्या है, जो पानी यहाँ से आएगा, पहले अगर देखते अगर ये बहते तो इनका जो पाइप बनता कुछ ऐसा बनता, पाइप जो है कुछ ऐसा बनता, इसके अंदर पाइप ऐसा बनता, लेकिन अभी सॉइल क्या है, पानी जो है यहाँ पर आकर के चिपक गया। अब ये पानी कहीं नहीं जाएगा, तो जो भी पानी यहाँ से बहने की कोशिश करेगा आगे, तुरंत इनके ऊपर क्या होगा, ये शियर स्ट्रेस लगाने लगेगा, इनको आगे बढ़ने नहीं देगा। इनका जो वेलोसिटी डायग्राम देखेंगे कुछ इस जैसा मिलेगा, यहाँ पर आपको 0 दिखेगा, बीच में आपको मैक्सिमम दिखेगा, ठीक है। यानी इनके बहाव को ये क्या करेंगे, रोकने की कोशिश करता है। एडजॉर्ब वाटर जो होता है इसके वेलोसिटी को रोकने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश कर रहा है, वेलोसिटी को कम कर रहा है, मतलब ये क्या है, के को कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के होता है, ठीक है। तो एडजॉर्ब वाटर जो होता है वो क्या करता है, डायनेमिक, ठीक है, तो ठीक है ना। तो एडजॉर्ब वाटर क्या करता है, ये परमिबिलिटी को घटा देता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, परमिबिलिटी को घटा देगा। अगला देखते हैं हम लोग ट्रैप्ड गैसेस, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या है, मतलब आप देख रहे होंगे गटर में जो मिट्टी सड़ी सड़ी सी नहीं है, मिट्टी जो सड़ गई है, काली काली सी है, अगर किसी सॉइल के अंदर से वही वाला पानी हम लोग फ्लो कराएं, गटर वाला पानी, ठीक है, इधर से फ्लो करा रहे हैं, मिट्टी साफ था, जब यहाँ से गटर वाला पानी फ्लो होगा तो क्या होगा, पानी बह करके जाएगा, अपने साथ जो है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी ले जाएगा, बहुत महीन रहेंगे, जा करके वाइट्स के अंदर क्या करेंगे, भर जाएंगे और वाइट्स को ब्लॉक कर देंगे। जब ब्लॉक कर देंगे तो इसकी परमिबिलिटी जो क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज अगर वाटर में आपके मौजूद है तो ये क्या करेगी, परमिबिलिटी को कम कर देगी, ठीक है, बहुत ज्यादा घटा देती है। लास्ट बचा है हमारा, अगला देख लेते हैं इंट्रैप्ड एयर बबल, ठीक है ना। एयर बबल, ये हमारा सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल है, ठीक है। कहीं से क्या रहा, पानी बहते हुए जा रहा है और कहीं पर यहाँ पर जो है एयर का बबल बन गया, एयर बबल है, एयर बबल है, इधर भी एयर बबल बन गया। अब क्या, जैसे क्या देखिए, इस जगह को ये नैरो कर दिया, पतला कर दिया, जैसे ये पतला कर देगा, एयर जो ट्रैप्ड हुए हैं वो क्या करेंगे, वाइट्स की जगह पर और भर जाते हैं, ठीक है। बाकी जरा पानी भरा है, यहाँ पर एयर भरा हुआ है, तो यहाँ से पानी का बहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, परमिबिलिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। तो अगर सैचुरेटेड सॉइल के अंदर कहीं पर एयर बबल इंट्रैप्ड हो गए हैं, फंस गए हैं, वो परमिबिलिटी को घटा देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आपको आना चाहिए। एक और देख लेते हैं,
डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन घटेगा अथवा बढ़ेगा तो परमेबिलिटी घटेगी अथवा बढ़ेगी, इस बात पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक ड्राई सॉइल है, एक आपका ड्राई सॉइल है और एक आपका क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है। ठीक है ना, बिल्कुल यही है, फुल्ली सैचुरेटेड है। ये सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल, इनके भी सॉइल पार्टिकल बना देते हैं, सॉइल पार्टिकल। ठीक है, ये जो है फुल्ली सैचुरेट है, पानी पूरा वाइट्स में भर दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे इसमें थोड़ा सा भी पानी गया, जैसे 1 ml पानी गया, जैसे 1 ml पानी जाएगा तो इसमें तो जगह है नहीं, जैसे 1 ml इंटर करेगा तो 1 ml यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से 1 ml बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे पानी यहाँ इंटर करेगा तो पहले क्या होगा, इसे लगेगा सैचुरेट करने, पहले सैचुरेट करेगा, एक भी पानी बाहर नहीं निकलेगी। जब पानी बाहर नहीं निकलेगी तो हमें वेलोसिटी देखने को मिलेगा ही नहीं, कहेंगे परमेबिलिटी इसकी बहुत ही कम है। ठीक है ना, यानी अगर ये पूरा सैचुरेट हो जाए, थोड़ा और सैचुरेशन में कर दें, जैसे सैचुरेशन बढ़ेगा वैसे के का मान लगेगा बढ़ने, फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा, जितना पानी एंटर उतना पानी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ेगा तो के का मान बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन घटेगा तो के का मान आपका घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जितना टेस्ट होता है वो सारे टेस्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल आपके पेपर में यहीं से हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आगे एक और बता देते हैं टेस्ट के बारे में, लेकिन पढ़ाएंगे नहीं, बता देते हैं। परमेबिलिटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एक होता है कांस्टेंट हेड टेस्ट और एक होता है वेरिएबल हेड, वेरिएबल हेड टेस्ट, मतलब उसमें हेड बदलता रहेगा। ये होगा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए और ये होगा आपके फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। ठीक है, इस चैप्टर से जो है मैक्सिमम सवाल यही पूछा जाएगा। वेरिएबल हेड अगर टेस्ट करेंगे तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन्ड सॉइल मतलब क्ले के लिए किया जाएगा, और ये वाला टेस्ट जो होगा वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए किया जाएगा। ठीक है ना, तो अगर कांस्टेंट हेड है तो कहेंगे ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन्ड सॉइल मतलब क्ले के लिए टेस्ट करना है, परमेबिलिटी टेस्ट करना है तो करना पड़ता है वेरिएबल हेड टेस्ट। ठीक है, तो जितना आज पढ़ाएं, अगर एसएससी जेईई की बात करेंगे तो आज के सारे जितना पढ़ा दिए हैं इसी से आपका परमेबिलिटी वाला सारा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे क्योंकि आपके पेपर में स्ट्रैटिफाइड रहेगा, स्ट्रैटिफाइड रहेगा तो के का मान पूछा जाता है वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, इतना ही पूछ लिया जाएगा, आपके पेपर में हो जाएगा। ठीक है, तो एसएससी वाले जितने हैं वो सारे के सारे उनके क्वेश्चन आज के लेक्चर से हो जाएंगे। बस थोड़ा सा और इसमें बचा, वो जब पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, तो अगला लेक्चर कल मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।